हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने चतुश्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड या फिर इसके साथ साथ राजस्थान से जुड़ी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं राजस्थान जीके का और आपके साथ ही साथ करंट अफेयर्स, हिंदी और आपके इंग्लिश सभी की सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 100 दिन वाली रणनीति लेकर आ चुका हूँ साथियों, तो जुड़ जाइए इस क्लास के साथ। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। पहले आप देख लेते हैं कि स्क्रीन पर पूरा सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, किस शब्द में, यानी अपने हिंदी का सबसे पहला प्रश्न रहने वाला है कि किस शब्द में निज उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। नि उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं निवेश, निस्तार, निहित और निलंबित। यानी आपके चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं, एक बार तो उनमें आगे आपके उपसर्ग के रूप में नि आ रहा है, मतलब कंफ्यूजन वाला पूरा का पूरा प्रश्न रहने वाला है। तो यहाँ पर आपके सबसे पहले दे रखा है निवेश। तो निवेश की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि निवेश में नी तो आपके उपसर्ग हो जाएगा प्लस वेश। तो ये यहाँ पर पूरा शब्द हो गया। तो निवेश इस प्रकार से इसका तो उपसर्ग हो रहा है। पर निस्तार की बात करें तो इसमें कोई नि उपसर्ग नहीं बन रहा है, क्योंकि स्टार कोई शब्द नहीं बन रहा है, एक अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है, इसलिए ये तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया बी वाला। और निहित में भी हित अलग से बन रहा है, नी प्लस हित। निलंबित में भी नी प्लस लंबित, यानी नी प्लस लंबित, यानी दोनों लंबित भी अलग से एक शब्द बन रहा है, अर्थपूर्ण शब्द है। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? उपसर्ग की एक परिभाषा होती है कि किसी अर्थपूर्ण शब्द के आगे, किसी अर्थपूर्ण शब्द के आगे जुड़कर, किसी अर्थपूर्ण शब्द के आगे जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देना, का अर्थ परिवर्तन क्या कहलाता है? आपके उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। दूसरा प्रश्न आपके सामने, निम्न शब्दों में से, निम्न शब्दों में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। यानी अपने पहले प्रश्न में पूछा गया है उपसर्ग के बारे में। दूसरा प्रश्न आपके सामने है नाई, पढ़ाई और गहराई और लिखाई, यानी तीनों में आपके प्रत्यय शब्द की बात कर रहा है कि यहाँ पर प्रत्यय कौन सा नहीं है। यानी इनमें से तीन में आपके प्रत्यय होगा और एक में नहीं है। तो यहाँ पर बात करें अगर नाई की, तो नाई में कोई आपके प्रत्यय नहीं बन रहा है, क्योंकि ना प्लस ई एक दोनों अलग अलग एक एक वर्ण हो गए, एक एक अक्षर हो गए, शब्द नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो गया नाई। अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में हो जाएगा आपके पढ़, यानी ये तो हो गया आपके धातु और प्लड प्लस आई। गहराई में आ जाएगा गहरा प्लस आई, गहरा प्लस आई। लिखाई में आ जाएगा लिख प्लस आई। इस प्रकार से इसके पीछे तीनों के पीछे कौन सा प्रत्यय लग रहा है? आपके आई प्रत्यय। आई प्रत्यय से आपके कौन सा शब्द बन रहा है? पढ़ाई, गहराई, लिखाई। आपके नई कोई शब्द नहीं बन रहा है। नई एक क्या हो गया? विशेष, जाति विशेष का नाम है। तो यहाँ पर नई करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तीसरा प्रश्न है आपके सामने, भूगोल शब्द में अगर ई प्रत्यय, भूगोल शब्द में अगर ई प्रत्यय जोड़ दें तो कौन सा शब्द बनेगा? भूगोलिक, भूगोलिक या फिर भौगोलिक और भूगोलिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भौगोलिक। भौगोलिक कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर बात करें अगर इस पूरे प्रश्न की, तो हो जाएगा भूगोल, भूगोल प्लस ईक। तो यहाँ पर जो ये ईक प्रत्यय क्या करता है? अपने साथ वाला जो मूल जो आपके शब्द है उसके प्रथम स्वर में परिवर्तन ला देता है। और अगर प्रथम स्वर आपके ऊ है, यानी ये जो ऊ की मात्रा है इसको कौन किसमें बदल देगा? ओ में। तो यहाँ पर क्या किया था? भूगोल था, भूगोल से इसने बदल दिया भौगोलिक में, यानी ओ की मात्रा लगा दिया, तो इससे चेंज हो गया आपके भौगोलिक, यानी भूगोल से बन गया एक शब्द जोड़कर, एक प्रत्यय जोड़कर आपके भौगोलिक। इस प्रकार ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। अगर पवन शब्द को हम टुकड़ों में तोड़े, संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है? कि टुकड़ों में तोड़ना। अगर हम पवन शब्द को टुकड़ों में तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पो प्लस अन, प प्लस वन, पव प्लस न और बड़ा पो प्लस अन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें वो हो जाएगा आपके ए, यानी क्योंकि जो छोटा ओ होता है, ओ प्लस अन, इसमें क्या होगा आपके? ये ओ प्लस अ बढ़कर अव का निर्माण करेगा। अव का निर्माण करके जो आगे ये अ है प्लस अ, आपके कौन सा बन जाएगा? प व न, यानी पो प्लस अन का हो जाएगा पवन। और इसका पवन का साथ साथ आपके ये कौन सी संधि हो गई? संधि का नाम बता दे आपको, अयादि संधि। आपका काम क्या है आज का? आपका होमवर्क रहने वाला है कि आपके जो ये अयादि संधि के जो दूसरे एग्जाम्पल होंगे, आपको दो एग्जाम्पल देने हैं कमेंट में। अयादि संधि के दो एग्जाम्पल कमेंट में बताने हैं आपको सभी को। कौन कौन सही बताता है, कौन कौन नहीं बताता है, आपकी तैयारी कितनी है, चेक हो जाएगी इस कमेंट के माध्यम से, इस एग्जाम्पल के माध्यम से।
तो साथियों अब आज आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ 20 से 25 प्रश्न, 20 प्रश्न जो आपके सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले। इसमें आपके हिंदी आ जाएगी, आपकी इंग्लिश आ जाएगी, इसमें आपके करंट अफेयर्स भी हैं और जीके तो साथ का साथ है ही है। इस प्रकार ये पूरी की पूरी जो क्लास है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, स्किप मत कीजिएगा। पूरी क्लास को साथ में जुड़कर पूरे एंड तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अगर ये जो प्रश्न है यानी आपके हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जीके आपके ये जो सभी सभी सब्जेक्ट के यानी अलग कक्षाओं में आपके मैथ्स भी होती है, दूसरी कक्षाओं में आपके साइंस की क्लास भी होती है। तो इस प्रकार जो अगर आपकी ये क्लासेस पसंद आ रही है, इसके मॉडल पेपर के प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हर एक वीडियो को हर एक क्लास को आप लाइक करते जाइएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। 5वें प्रश्न की बात करें तो वीर प्लस उचित विच्छेद का संधि विच्छेद कौन-सा होगा? यानी ये विच्छेद दे रखा है हमें वीर प्लस उचित। वीर प्लस उचित का संधि विच्छेद कौन-सा होगा? वीरचित, वीर उचित, वीरोचित या फिर वीरुचित। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन-सा हो गया आपके वीरोचित। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 नंबर पे जो सी वाला ऑप्शन दे रखा है वीरोचित कैसे हो गया? तो इसमें क्या होता है संधि विच्छेद में अ प्लस उ यानी र का अ और ये उ दोनों मिलकर कौन-सा आपके वर्ण बनाते हैं? तो वो बनाते हैं ओ। यानी ओ बनाते हैं तो क्या हो जाएगा वीर प्लस उचित का वीरोचित। बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगर इसकी संधि की बात करें, विरोचित में संधि की बात करें तो हो जाएगा आपके गुण संधि। देखिए प्रकार भी पूछ सकता है कि गुण संधि का उदाहरण, एक आपको गुण संधि का उदाहरण भी कमेंट में बताना है। क्या बताना है? इसका उदाहरण बताना है, कहाँ पर बताना है? कमेंट में। अगर आपकी हिंदी की तैयारी परफेक्ट है, अगर आज आपने ये 5 में से आपके हिंदी के आज 5 प्रश्न रहे थे, इनमें से अगर आपने 5 में से 5 का या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 का भी आपने अगर उत्तर बता दिया तो आपकी हिंदी की तैयारी परफेक्ट है। आपको दूसरे विषय पर अब ज्ञान ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो पाँचों प्रश्न थे, पाँचों अलग-अलग तरीके से अलग-अलग क्षेत्र से लिए गए प्रश्न थे, सभी के सभी इम्पोर्टेंट रहने वाले थे। तो यहाँ पर एक भी प्रश्न आपके अगर सही हो रहा है, तो बिल्कुल आपकी तैयारी परफेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आ गए हैं आपके करंट अफेयर से। करंट अफेयर से प्रश्न आ गए हैं भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई। एफसीआई में राजस्थान में पहला अन्न ऊर्जा भंडार को क्या कहते हैं? साइलो। अन्न ऊर्जा भंडार को कहा जाता है? साइलो। कहाँ स्थापित करते किया गया है? तो अलवर में, जयपुर में, अजमेर में या फिर भरतपुर में। देखिए इनके डायरेक्ट आंसर है क्योंकि ये करंट अफेयर्स के हैं तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। ये इसके डायरेक्ट आंसर कैसे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया, अलवर। तो अलवर में आपके साइलो निर्माण किया जा रहा है राजस्थान का पहला, किसके माध्यम से? तो एफसीआई के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपके सामने, राजस्थान के किस युवक ने पॉकेट जीनियस प्रो, देखिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये टेक्निकल इश्यू में, सॉरी टेक्निकल आपके क्षेत्र में आपके आने वाला है ये। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि पॉकेट जीनियस प्रो कंप्यूटर बनाया है तो चयन पंड्या, विष्णु शर्मा, अनिल कोचला या फिर दौलत सेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके चयन पंड्या ने आपके जो राजस्थान के हैं उन्होंने पॉकेट जीनियस प्रो नामक कंप्यूटर बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें आपके सामने, राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद, इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके जो राजस्थान की 9 नीतियां। अभी जो 2024 में 9 नीतियां एक साथ निकाली गई थी राजस्थान सरकार द्वारा, तो ये 9 नीतियां आपके नाम याद कर लेने हैं। इसमें से एक हो जाएगी आपके एक जिला एक उत्पाद नीति कब जारी की गई? 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 सितंबर 2023 या फिर 9 दिसंबर 2024। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9 दिसंबर 2024। 9 दिसंबर 2024 के दिन आपके ये नीति एक जिला एक उत्पाद, इससे क्या होगा? राजस्थान एक संबल और स्वाभिमानी राज्य बनेगा। स्वाभिमान राज्य। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नवा प्रश्न है आपके सामने, भारत की पहली कोयला गैलरी उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर, नई दिल्ली, वाराणसी या फिर इंदौर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आपका कोयला कोयला गैलरी, इसका उद्घाटन किया गया, कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा ने अभी 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उनमें कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें आपके सामने, इंग्लिश की आ गई है, आपके सब्जेक्ट कौन से आ गए? इंग्लिश। देखिए आज आपके लिए सभी के सभी विषय लेकर आया हूँ। इंग्लिश की क्लास पहली बार हो रही है तो आपको अगर पसंद आएगी तो इसको लाइक जरूर कर दे और कमेंट में इंग्लिश करके आगे क्या लिखना है आपको? पहले लिखना है इंग्लिश, फिर वो लिखना है यस। अगर आपको ये इंग्लिश की क्लास पसंद आ रही है तो आपको लिखना है इंग्लिश प्लस यस, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको भी इंग्लिश की पसंद है। अगर क्लास पसंद आ रही है तो मैं आगे और इसकी अलग से क्लासेस लेकर आऊँ। यहाँ पर आपके इंग्लिश का प्रश्न है पहला वाला कि आई इंजॉयड रीडिंग बुक यू गिव मी, यानी जो इसमें स्पेस दे रखा है इनमें क्या आएगा? द आएगा, ए आएगा, एनी आएगा या सम आएगा? तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या दे रखा है यहाँ पर? बुक। ये किसी एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहा है।
कौन सी बुक के बारे में बात कर रहा है? पर्टिकुलर एक बुक के बारे में बात कर रहा है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? द। यानी आई एंजॉयड रीडिंग द बुक यू गिव मी, यानी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आई फाउंड ब्लैक, आपके रिक्त स्थान, फिर आपके 100 रुपी नोट अंडर द पिलो, यानी एक तकिए के नीचे मैंने 100 रुपए का एक नोट खोजा। तो यहाँ पर आपके एन आएगा, ए आएगा, द आएगा, या नो आर्टिकल, यानी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपके जो कोई काउंटिंग काउंटिंग फिगर होता है, काउंटिंग फिगर, या फिर आपके कोई ऐसा जैसे एक्सप्रेसिंग वर्ड जो आपके गिनती को प्रदर्शित कर रहा हो, यानी गिनती से जो युक्त शब्द आ जाए, जैसे कि आ गया 100, 1000, लाख, करोड़, इस प्रकार से आ जाए, तो यहाँ पर क्या आएगा? आपके ए और एन। तो यहाँ पर क्या प्रयुक्त हो रहा है? ए और एन में से तो ए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया आपके बी वाला, यानी ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। और अगर यहाँ पर एच की जगह कोई वोवेल होता, कोई स्वर होता, तो आपके आ जाएगा एन। और यहाँ पर अगर वोवेल नहीं है, स्वर नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें आपके सामने, ए मेडिसिन टू कॉन्टेरेक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी वन वर्ड, यानी एक शब्द आपके लिए आ गया। तो एंटीडोट, एंटीबॉडी, सेरिकल्चर और टैक्सीडर्मी। तो यहाँ पर देखिए, इसके अगर मतलब की बात करें तो इसका मतलब हो गया विषहर, इसका मतलब हो गया प्रतिरक्षी, इसका मतलब हो गया रेशम कीट पालन, और टैक्सीडर्मी आपके चर्म से संबंधित है, चर्म से संबंधित। तो यहाँ पर आपके देखिए ये पूछा गया कि ए मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी जो जहर के या फिर विष के जो प्रभाव को जो नष्ट करती है या फिर प्रतिरक्षा करती है जिससे, तो वो मेडिसिन क्या कहलाती है? तो एंटीडोट, यानी जो विषहर जो आपके औषधि होती है। एंटीडोट क्या होती है? विषहर औषधि होती है, जो आपके रुग्ण अवस्था को हटाने वाली औषधि होती है। यानी आपके जो एंटीडोट, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वन ऑफ माई फ्रेंड्स गोइंग अब्रोड, यानी यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? इज, आर, बीन और बीइंग। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके इज क्यों आएगा? इज क्यों आएगा? यहाँ पर आ रहा है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स गोइंग अब्रोड, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वन के साथ, वन दे रखा है, वन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आपके इज का प्रयोग किया जाता है, इज का प्रयोग होता है। बिल्कुल, आपको अगर कोई सा भी प्रश्न आ जाए उसमें अगर वन दे रखा है, तो आपको क्या करना है? इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आपके सामने थार मरुस्थल, यानी आपके कौन सा आपके सेक्शन आ गया, कौन सा पार्ट आ गया? तो यहाँ पर आपके पार्ट आ गया जीके का, जीके का पार्ट आ गया। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान, राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश, राजस्थान पंजाब, राजस्थान पंजाब गुजरात और हरियाणा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके राजस्थान पंजाब गुजरात और हरियाणा। और बात करें अगर पूरे भारत की, तो ये जो पूरा थार का मरुस्थल है भारत प्लस पाकिस्तान में फैला हुआ है, भारत प्लस पाकिस्तान में। भारत में फैला हुआ है ये 85%, पाकिस्तान में फैला हुआ है ये 15%, और भारत से भी पूरा राजस्थान में आपके फैला हुआ है 62%, और अन्य जो बचा है वो गुजरात, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में फैला हुआ है। ये पूरे भारत में सबसे अधिक मात्रा में कहाँ फैला हुआ है? राजस्थान में, और लगभग 4 से कुछ ऊपर परसेंट, 4 समथिंग परसेंट आपके पूरे भारत का क्षेत्रफल में ये मरुस्थल की भूमिका है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले जो अर्ध चंद्राकार रेत के टिल्ले हैं उनको क्या किया जाता है? बरखान, सम, रन या खड़ीन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बरखान, और बरखान को ही बरछान भी कहा जाता है, कहीं पर नाम इसका आ सकता है बरछान। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है, बरखान या बरछान दोनों सेम टू सेम होते हैं। और अगर आपको इसका नाम आ जाए कि अर्ध चंद्राकार टिल्ले, अगर इसका नाम नहीं पूछे, आपको डायरेक्ट ऐसे दे दे अर्ध चंद्राकार टिल्ले, तो उसको भी क्या कहा जाता है? बरखान ही कहा जाएगा। और इसका जो विशेषता है, विशेषताओं में एक विशेषता इसकी आ जाएगी, ये 10 से 20 मीटर, 10 से 20 मीटर तो ऊंचे होते हैं। और चौड़ाई में इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई या चौड़ाई इसकी होती है 100 से 200 मीटर। बहुत बड़े बड़े ये जो गतिशील टिल्ले होते हैं, यानी इसकी दूसरी विशेषता क्या होगी? ये गतिशील, गतिशील टिल्ले होते हैं, जो सर्वाधिक गतिशील होते हैं अपने मरुस्थल में। मरुस्थलीय क्षेत्र का जो विस्तार होता है, यानी इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो कौन सी है? सर्वाधिक मरुस्थलीय विस्तार के उत्तरदायी, उत्तरदायी, यानी अपने जो मरुस्थल का विस्तार होता है, सर्वाधिक विस्तार वाले जो ये बालू का स्तूप होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके बरखान, यानी सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप हो गए। और अगर बात करें अगर इनके जो
प्रकार की, तो प्रकार कौन से हो गए बालू का स्तूप में? एक हो जाएगा आपके बंद और एक हो जाएगा आपके तीव्र। बंद और तीव्र पवनामुखी, पवनाभिमुखी, पवनाभिमुखी ढाल वाला जो होते हैं बालू का स्तूप, यही होते हैं। अगर बात करें अगर बरखान की, तो देखिए वापिस रिपीट कर लेते हैं। अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। इनकी ऊंचाई होती है 10 से 20 मीटर, चौड़ाई होती है 100 से 200 मीटर। आपके सर्वाधिक गतिशील टीले होते हैं, बालू का स्तूप होते हैं। सर्वाधिक मरुस्थलीय विस्तार में उत्तरदायी होते हैं और बंद और तीव्र पवनामुखी ढाल वाले होते हैं। और अगर अगर इसके क्षेत्र की बात करें, तो क्षेत्र में कौन सा आ जाएगा? आपके बालेरु चुरू। बालेरी चुरू सबसे इंपोर्टेंट रहने वाला है। बाद में आ जाएंगे इसके जैसलमेर, जैसलमेर, सीकर, आपके सूरतगढ़, लुणकरणसर और साथ ही साथ आपके करनी माता, बाड़मेर, ओसिया और जोधपुर भी आ जाएगा। इस प्रकार से ये पूरे इसके क्षेत्रफल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भूभाग या भू आकृति विभाग का एक भाग है? तो करे आपके ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, पूर्वी मैदान, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पहाड़ी प्रदेश या फिर दक्षिणी पूर्वी पठार। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके? पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल किस प्रकार से हो गया? क्योंकि पश्चिमी मरुस्थल में आता है आपके लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। और कौन से प्रदेश में आता है? प्रदेश का नाम हो जाएगा आपके गोंडवाना प्रदेश, गोंडवाना प्रदेश। और इसमें अगर आपके और भी विस्तार में जाए, तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियां होती है? लूनी और उसकी सहायक नदियां, लूनी और सहायक नदियां। और इसमें एक फैक्ट ये है, एक फैक्ट ये है इसमें लूनी नदी के साथ, कि लूनी नदी का जो पानी होता है, लूनी नदी का जो पूरा एक अफवाह तंत्र है, वो आपके बालोतरा तक तो जाते जाते, यानी ये जो जहां से शुरू होती है वहां से लेकर बालोतरा तक, इसका जल कैसा होता है? मीठा जल। पर इसके बालोतरा के बाद जो नमक से जो नमक युक्त चट्टाने आती है, नमक युक्त चट्टाने, नमक युक्त चट्टाने और जो नमक के कणों युक्त, नमक के कणों युक्त होने के कारण आगे से इसका जल कैसा हो जाता है? खारा जल। यानी बालोतरा तक इसका मीठा जल आता है, बाद में खारा जल। और आपको एक कमेंट में बताना है इसका होमवर्क आपका, कि बालोतरा में, बालोतरा में आपके और क्या प्रसिद्ध है। ये तो आपके ये मीठा जल खारा जल तो हो गया, बालोतरा का और विशेषता क्या है ये आपको कमेंट में बताना है। अगर आप कोई बालोतरा से है तो उसको यस लिखकर उसकी पूरी विशेषता एक बार कमेंट में जरूर बता देनी है। बढ़ते हैं अपन अगर नेक्स्ट प्रश्न की ओर, तो निम्न में से किस जिले का वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? यानी कि ये जो परियोजना है निरांचल परियोजना, किसके अंतर्गत, यानी कौन सा जिला आता है? जयपुर, जोधपुर, कोटा या झालावाड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके जोधपुर। और जोधपुर के साथ कौन सा जिला आ जाएगा? जोधपुर और उदयपुर। और इसका अगर फंड की बात करें, तो फंड कौन दे रहा है इसका? विश्व बैंक, विश्व बैंक पोषित बोल सकते हैं इसको, विश्व बैंक पोषित। और साथ ही साथ आपको बताना है कि जो मैंने 9 योजनाएं बताई थी पहले, 9 योजनाएं के नाम आपको कमेंट में बताना है। कौन कौन सी योजनाएं वो आपको कमेंट में बतानी है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपके सामने, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण कर रही है? देखिए इंपोर्टेंट रहने वाला है कि ये बाहर के, यानी आपके जो राजस्थान के जो संबंधित होंगे उन्हीं को पता है कि कौन सी जो विकराल समस्या धारण हो रही है वो कौन सी समस्या है। तो अंध धूसर क्षेत्र की बढ़ती संख्या, जल का बढ़ता अभाव, जल की बढ़ती लवणता या फिर जल का बढ़ता प्रदूषण। तो अभी सभी यहाँ पर क्या करेंगे? जल का बढ़ता अभाव। जल का बढ़ता अभाव कोई मेन समस्या नहीं है, ये तो सबसे पहले से ही शुरुआत से ही चली आ रही है। पर अभी जो समस्या आ रही है वो आ रही है अंध धूसर क्षेत्र की बढ़ती संख्या। यानी इसमें क्या होता है कि जो अभी जो भूमिगत जल है, यानी भूजल का प्रयोग राजस्थान में अधिकाधिक मात्रा में हो रहा है। राजस्थान में भूजल का मात्रा अधिकाधिक मात्रा में उपयोग हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि भूजल की मात्रा में कमी आ रही है। क्योंकि अपने पीने के पानी में तो ये पूरा का पूरा आपके भूजल का ही प्रयोग हो रहा है, लगभग देख लीजिए आप 87% तक पीने के पानी में। और साथ ही साथ आपकी सिंचाई में भी, यानी जो सिंचित क्षेत्र है उसका लगभग आप देखिए लीजिए कि मोटा मोटा 60%, 60% तक आपके भूजल का ही उपयोग हो रहा है पूरे राजस्थान में। और पीने के पानी में आपके 87% तक। तो इस प्रकार से आपके पूरा का पूरा जो ये क्षेत्र है राजस्थान का अंध और दूसरे क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। और अगर बात करें हम इसके, जो 2016 में एक रिपोर्ट आई थी भूजल की स्थिति के बारे में, तो उसमें आपके आएंगे सुरक्षित जिले 3 श्रेणी में बांटा गया। सुरक्षित जिले, अर्ध संवेदनशील और संवेदनशील। तो 3 प्रकार में आपके सुरक्षित में आ जाएंगे आपके श्री गंगानगर, दूसरा जिला आ जाएगा हनुमानगढ़ और फिर बांसवाड़ा।
और अर्ध संवेदनशील में आ जाएंगे कोटा, टोक, चूरू और सिरोही। देखिए सबके नाम नहीं लिख रहा हूँ, पर आपको आप एक बार कान में एक बार आ जाएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि माइंड में आपको बैठ जाएगा कि संवेदनशील जिले कौन से, अर्ध संवेदनशील कौन से और सुरक्षित जिले कौन से। तो संवेदनशील में कौन से आ जाएंगे, अजमेर, अलवर, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, यानी बच्चे जो सभी भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर और उदयपुर। इस प्रकार जो आपके जो भूमिगत जल की जो मात्रा कम पड़ रही है उसे ही हम क्या कहते हैं, अंध धूसर क्षेत्र की बढ़ती जनसंख्या, सॉरी बढ़ती संख्या। तो यहाँ पर अगर ये इस प्रकार से ये पूरी क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।